Students, hello students, hope you are all well. Vidya Bharati School welcomes you in your online class. Like the previous one, we are back again with another video focusing on another chapter of history subject of standard 7. क्लास 7 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास के दूसरे चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने 1000 वर्षों के इतिहास के बारे में पढ़ा और आज उसी अर्ली मेडिएवल पीरियड के किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, राजा और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। द मेन पॉइंट्स आर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, प्रैक्टिस प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट, warfare for wealth, and the Chols. These are the main points, and let's start. Between 7th to 12th century, in early medieval period, several major ruling dynasties emerged in different parts of the Indian subcontinent. भारत में मध्यकाल 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जो करीब 18वीं शताब्दी तक चला, जिसमें 7th से लेकर के 12th सेंचुरी तक, यानी कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी को अर्ली मेडिएवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। और ये समय बहुत उथल पुथल का था, क्योंकि पूरे देश में कई नए साम्राज्य बने और कई नई राजाओं का अभ्युदय हुआ और बहुत सारे साम्राज्य उन्हें शासन किया भारत के अलग अलग भागों में। उस समय भारत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भारत आज के भारत की तरह नहीं था। उसमें म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि सारे छोटे छोटे देश जो भारत के आसपास हैं, वे सब आते थे। द फर्स्ट इज द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, यानी नए साम्राज्यों का अभ्युदय कैसे हुआ। बाय द 7th सेंचुरी देयर वेर बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियड चीफ्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। 7वीं शताब्दी तक भारत में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या योद्धा जातियों के मुखिया जो थे, भारत के अलग अलग भागों में उनका प्रभुत्व शुरू हो गया, यानी अभ्युदय हुआ। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज सामंत्स, और जो राजा थे उन्हें सामंत के रूप में जानते थे। दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। जो पहले से जो मौजूद राजा हैं, वो इन नए योद्धाओं के मुखियाओं को, या जो लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े थे, जो छोटे छोटे राज्य प्रदेशों में बटे हुए थे, उनसे वो आशा करते थे कि वे राजा के लिए बढ़िया गिफ्ट लाएं, उपहार लाएं हमेशा, और जब भी राजा को जरूरत हो तो सैन्य सहायता करें, मिलिट्री सपोर्ट दें। सम सच किंगडम्स वेयर दोज ऑफ राष्ट्रकूट ऑफ मालखेड़, चालुक्य ऑफ वातापी, गुर्जर प्रतिहार ऑफ नॉर्थ इंडिया। इनमें से कुछ प्रमुख जो किंगडम थे, यानी साम्राज्य थे, उनमें मालखेड़ के राष्ट्रकूट, वातापी के चालुक्य और नॉर्थ इंडिया के गुर्जर प्रतिहार थे। एंड द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी कि उन साम्राज्यों में किस प्रकार का प्रशासन था। द किंग्स एट एपेक्स adopted big title like महाराजा अधिराज। जो राजा अपने आप को सामर्थ्यवान समझता था, वह एक उपाधि को धारण करता था, जैसे महाराजा अधिराज। द किंग शेयर्ड पावर विथ देयर सामंत एंड विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। राजा अपनी शक्तियों को अपने सामंतों, जो उनके अधीन रहने वाले अधिकारी थे, और उनके जो कृषक वर्ग के लोग थे, व्यापारी थे और ब्राह्मण थे, इन सभी के साथ अपनी पावर को शेयर करता था, यानी अपनी शक्ति को बांटता था, या उनके राज्य में ये ऊंचे ऊंचे ओहदों पर होते थे। रिसोर्सेस और टैक्सेस वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स हु वेयर प्रेशर टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। जो भी उनको संसाधन पूरे राज्य को चलाने के लिए टैक्स के रूप में जो भी
रिसोर्सेज वो प्राप्त करते थे वो उन उत्पादकों से प्राप्त करते थे। यहाँ प्रोड्यूसर का मतलब सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग भी होते थे, श्रमिक वर्ग भी होते थे जो किसी चीज का निर्माण करते थे और उनसे उनके जितने भी प्रोडक्ट या जो भी उत्पादन करते थे उसमें उनका कुछ भाग कर के रूप में लिया जाता था। These resources taxes were used to finance the king's establishment and construct temple and forts। और इन संसाधनों या टैक्सों से प्राप्त जो भी धन आता था उसको राजा अपने राज्य को स्थापित करने में, सैन्य शक्ति को मजबूत करने में, बड़े बड़े मंदिर और किलों को बनवाने में, डैम बनवाने में, तालाब जलाशय आदि बनाने में खर्च करता था। रेवेन्यूज वेयर कलेक्टेड बाय पर्सन्स रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल रॉयल फैमिलीज। और जितने भी टैक्स या कर जो लोगों के द्वारा कलेक्ट करने वाले लोग होते थे वे या तो राजा के परिवार के होते थे, राजकीय परिवार से होते थे, या वैसे परिवार के लोग होते थे जिनका समाज में प्रभुत्व था। एंड द नेक्स्ट इज प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा से भरे लेख, और लैंड ग्रांट्स मतलब जो दान की हुई भूमि। प्रशस्ति टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट themselves और valiant and victorious warriors। प्रशस्ति में यह लिखा जाता था जैसे मंदिरों की दीवारों पर या बड़े बड़े ताम्रपत्रों पर या पत्थरों पर खुदवाए जाते थे और वो शासक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से खुदवाते थे कि उन्होंने कितनी वीरता का काम किया है, वो कितने अच्छे योद्धा हैं या कितने योग्य शासक हैं। इन्हें ही प्रशस्ति कहा जाता था। द किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ टैक्स फ्री लैंड। राजा प्रायः ब्राह्मणों को जो भूमि देता था वो टैक्स फ्री लैंड होता था, यानी कि उनकी जो जमीन उन्हें दान में दी जाती थी उस पर राजा का अधिकार नहीं होता था कि अब वो उससे टैक्स ले सके। दीज वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स गिवन टू रिसीवर ऑफ द लैंड। और उन लोगों को ताम्रपत्र दिए जाते थे जो इस जमीन को ग्रहण करते थे, और बहुत सारे ताम्रपत्र ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा ये ब्रह्मदेव भूमि के बारे में भी पता चला है जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। वारफेयर फॉर वेल्थ। राष्ट्रकूट पाल्स एंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, यानी कि साम्राज्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए जिसमें सबसे प्रमुख युद्ध जो सैकड़ों वर्षों तक चला उसमें राष्ट्रकूट राजाओं, पाल राजाओं और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्यों के बीच में चला जो कन्नौज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। क्योंकि कन्नौज उत्तर भारत में स्थित एक ऐसा राज्य था जिससे होकर कई व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, और इस कन्नौज पर जब अधिकार हो जाएगा तो उन्हें व्यापार करने में और सैन्य शक्ति को बढ़ाने में और अन्य तरीकों से अपने राज्य को प्रसार करने में बढ़ाने में उन्हें ज्यादा सुविधा होती। दिस लॉन्ग डाउन कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज ट्राई पार्टी स्ट्रगल। और इस लंबे चले सैकड़ों वर्षों तक चले इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है जो राष्ट्रकूट, पाल राजाओं और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में चला। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रेडेड द सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड लूटेड टेम्पल लाइक सोमनाथ इन गुजरात। गजनी का सुल्तान महमूद जो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित होकर आया, यहाँ बहुत धन संपत्ति है खासकर मंदिरों में, वह हर साल भारत आता था और यहाँ मंदिरों पर हमेशा लूट मचाता था और उसने 17 बार सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और उसे लूटा। He entrusted a scholar अल-बरूनी to write an account of the subcontinent। सुल्तान महमूद ने भारत को तो लूटा ही, सोमनाथ मंदिर को बहुत कई बार ध्वस्त किया, लेकिन उसने एक अच्छा काम यह किया कि उसने एक विद्वान अल-बरूनी को भारत भेजा कि भारत में भ्रमण कर वे भारत के इतिहास के बारे में एक लेख लिखें और एक पुस्तक लिखें जिनके द्वारा आज हमें इन राजाओं के बारे में या उस युग के होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है। अदर किंग्स engaged in warfare were चौहान्स who ruled over the region around दिल्ली एंड अजमेर। दूसरे अन्य राजाओं में जो युद्ध हमेशा करते थे उनमें चौहान राजा प्रमुख थे जो दिल्ली और अजमेर के बीच के भूभाग पर शासन किया करते थे। चौहान्स were engaged in conflict with चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल ऑफ
वेस्टर्न यूपी चौहान राजाओं का हमेशा गुजरात के चालुक्य राजाओं से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वाल राजाओं के साथ युद्ध होता रहता था, संघर्ष होता रहता था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड डिफीटेड अफगान रूलर गौरी इन 1191 but lost to him in 1192। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश का सबसे अंतिम राजा था, वह बहुत ही प्रतापी राजा था। उसने अफगान शासक गौरी को 1191 में हराया, लेकिन ठीक दूसरे ही वर्ष वह 1192 में वह हार गया और इस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुए मोहम्मद गौरी के द्वारा। द चोल्स और दक्षिण भारत के एक प्रमुख राज्य जिनका नाम चोल था, अब उसके बारे में जानेंगे। चोल्स वेयर फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली ऑफ उरैयूर। चोल एक छोटे परिवार या परिवार से थे जिनका नाम उरैयूर के एक छोटे से परिवार से आते थे। द सक्सेसर ऑफ विजयालया conquered neighboring region and the kingdom grew in size and power। और जो विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीता और चोल साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र में फैला दिया और उनकी शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। राजा फर्स्ट was considered the most powerful Chol ruler and expanded control over large area। चोल राजाओं में पहला प्रमुख राजा हुआ, दूसरा प्रमुख राजा राजा फर्स्ट हुआ, जिसने चोल साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली बनाया और बहुत बड़े क्षेत्र पर चोल साम्राज्य का विस्तार किया और बड़ी भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। His son राजेंद्र फर्स्ट conquered श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। यहाँ तक कि उसका पुत्र राजेंद्र फर्स्ट उसने श्रीलंका और दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देशों पर भी अपना अधिकार कर लिया। चूंकि चोल राजाओं की नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी, इसलिए ऐसा करना उनके लिए संभव हो पाया। चोल्स वेयर बिग टेम्पल बिल्डर्स। चोल राजाओं ने बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए जो आज भी दक्षिण भारत में देखे जा सकते हैं। टू फेमस टेम्पल वेयर इन तंजावुर एंड गंगई कोंडचोलपुरम। दो प्रसिद्ध मंदिर, एक तंजावुर में और दूसरा गंगई कोंडचलपुरम में है। एग्रीकल्चर वार वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद वेरियस मेथड ऑफ इरिगेशन। चूंकि चोल राजाओं की समृद्धि का मुख्य कारण था कि वे खेती बाड़ी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे, इसलिए वे खेती क्यों बढ़ाते थे? क्योंकि उन्होंने सिंचाई की अनेक सुविधाओं और तरीकों को विकसित किया, जिसके कारण अन्न उत्पादन बहुत अधिक होता था। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट कॉलपुर बिकम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर। जैसे जैसे खेती में कृषि कार्य के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ, वहां के किसान, चोल राजाओं के में जो किसान थे उन्हें उड़ कहा जाता था, वे बहुत ही समृद्धशाली होते चले गए। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और गांव की जो समिति होती थी और उन्हें गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, जैसे कि आज हम तमिलनाडु भी बोलते हैं, तो वहां ही चोल साम्राज्यों का राज्य था। तो उन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू किया। गांव की समिति बहुत अच्छे तरीके से पूरे गांव के कार्यों को संपादित करती थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम ऑल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन। व्यापारियों का जो समूह था या व्यापारियों का जो संघ था, उन्हें नगरम कहा जाता था, जो शहरों के प्रशासनिक व्यवस्था को और कार्यों को बखूबी निभाती थी, बहुत अच्छे ढंग से शहरों का संचालन करती थी और उन्हें नगरम कहा गया। इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन अबाउट सभा। कई जगह मंदिरों में इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे, वर्णन लिखे होते थे, जिसमें सभा का भी जिक्र है। व्हाट इज सभा? सभा क्या होती थी उस समय? द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल, रोड इटीसी। सभा एक अलग बनाई गई समिति होती थी लोगों के द्वारा, जिसमें सिंचाई के कार्यों, बागवानी, मंदिरों, सड़कों का निर्माण आदि अनेक ऐसे कार्यों को किया जाता था ताकि
वह राज्य या वह क्षेत्र समृद्ध हो। सभा हेल्प द किंग गवर्नमेंट इन मेजरिंग द लैंड दैट वाज अंडर कल्टीवेशन। यहाँ तक कि जो सभा होती थी वह राजा को भी जमीन की माप करने में, और जो कौन सी खेती के लायक जमीन है और कौन सी नहीं है, इन सभी बातों के बारे में सरकार को, राजा को हेल्प करती थी। सभा ऑल्सो सेटल्ड ऑल डिस्प्यूट अबाउट लैंड, वाटर एंड इरिगेशन। सभा जो कई प्रकार के छोटे मोटे झगड़ों का, जो जमीन से संबंधित, पानी और सिंचाई से संबंधित मामले होते थे, उन सभी का निपटारा भी बहुत अच्छे ढंग से करती थी। थैंक्स।